नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात उठाई। मोहन भागवत ने कहा कि अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति बनानी चाहिए। नागपुर में आरएसएस के 96वें वर्षगांठ के मौके पर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा करते हुए मोदी सरकार को चीन, पाकिस्तान, तालिबानी की बनती धुरी को लेकर आगाह किया और सभी से बातचीत करने का मशवरा भी दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 4 बरस बाद 100 बरस का हो जाएगा। अपनी स्वर्ण जयंती तक संघ अपने सभी एजेंडे को लागू करवाने के लिए जनमत तैयार करने में जुट गया है। मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण के बयान को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मोहन भागवत ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण नीति में बदलाव लाने की जरूरत बताया है। वो प्रति परिवार 2.1 के अनुपात को भी ज्यादा मान रहे हैं, जबकि इस दर को जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। उन्हें लगता है कि इस दर से भी मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। बीजेपी और संघ की राजनीति मुसलमानों से खौफ पैदा करके हिंदुओं को एकजुट करने की रही है। इसीलिए मोहन भागवत ने मोदी सरकार को 50 साल तक की स्थिति को ध्यान में रखकर नीति बनाने की सलाह दी है। सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही, तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। हालांकि जनसांख्यिकी के आंकड़े बताते हैं कि 2011 में मुस्लिम आबादी 29.5% की दर से बढ़ रही थी, जो अब गिरकर 24.6% हो गई है। ये कहा जा सकता है कि भारत में मुसलमानों की दर अब भी हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। लेकिन ये भी सच है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में हिंदुओं की तुलना में अधिक गिरावट आई है। वहीं ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5%, सिखों की 4.8%, बौद्धों की 6.1% और जैनियों की 5.4% है। लेकिन इस बात को छिपाने के लिए संघ परिवार 1951 से 2001 तक के आंकड़ों का हवाला देता है, जबकि जानकारों के मुताबिक देश की आबादी बढ़ने से ज्यादा आगे चलकर बूढ़ी आबादी का खतरा है, जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसीलिए चीन ने हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण के तीनों कानून रद्द कर परिवारों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। लेकिन संघ मुस्लिमों का खौफ पैदा करने के लिए हिंदुओं को निर्बलता दूर करने और शस्त्र संचालन और शस्त्र पूजा की नसीहत देता है। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। संघ और बीजेपी के एजेंडे के तहत ही 2019 में भी स्वाधीनता दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट की बात उठाई थी। हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और आरएसएस ने ध्रुवीकरण के एजेंडे पर काम तेज कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भागवत के बयान के बाद कहा कि सही वक्त पर कानून लाया जाएगा। यही नहीं, मोहन भागवत ने मोदी सरकार को चीन, पाकिस्तान और तालिबान की बन रही नई ध्रुवी से भी सतर्क रहने को कहा है। जाहिर है कि पाकिस्तान और आतंकवाद भी अगले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आरएसएस के एजेंडे के तहत हाल ही में सावरकर को लेकर भी मोहन भागवत ने बहस छेड़ दी है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो उनके माफीनामे के लिए महात्मा गांधी को ही जिम्मेदार बताया है। अगले विधानसभा में जीत के लिए
बीजेपी पिछड़ों की राजनीति से लेकर राम मंदिर निर्माण, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान समेत सभी फार्मूले अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो चलिए, रिपोर्ट तो आपने देख ली, रिपोर्ट पर क्या कुछ फोकस रहा वो भी आपने समझ लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बार बार जो मुद्दा उठाया जा रहा है कितना कारगर वो साबित होगा और कैसे इससे निपटा जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हम करेंगे। लोकतंत्र में आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय सबका करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दूं, हमारे साथ रमन मलिक जी बीजेपी की तरफ से मौजूद है। बहुत स्वागत है रमन जी आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ शकील अंसारी कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं। शकील जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर वंदना पांडे भी जुड़ेंगे, मेंबर आरएसएस की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय एसपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है डॉक्टर अभिषेक आपका। सबसे पहले सवाल डॉक्टर रमन मलिक आपसे ही, जनसंख्या को लेकर बार बार बयान तो दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वक्त आने पर सही तरीके से जो है योजना भी बनाई जाएगी, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर टारगेट कुछ एक खास वर्ग को, कुछ इस खास कम्युनिटी को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 2011 के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से तब्दीलियां आई हैं चीजों में, उतना विस्फोटक जनसंख्या नहीं रहा जितना कि दिखाने की और बताने की कोशिश की जा रही है। रमन जी, क्या आपको लग रहा है कि कैसे इन सब चीजों का समाधान निकलेगा? देखिए, ये आपके और मेरे चश्मे का फर्क है। आपके चश्मे में हरा दिखता है, मेरे चश्मे में साफ सुथरा है, रंग नहीं। मेरा चश्मा कम्युनल नहीं है, आपका चश्मा। उसकी वजह यह है कि जनसंख्या कानून की बात जब हम करते हैं या बात जनसंख्या की जब बात होती है, उसका मूल उद्देश्य देश के वर्तमान परिस्थिति में है। हम यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका से जो भूखंड है वो 3.5 पौने 4 गुना कम और जनसंख्या जो है लगभग 4 गुना से ऊपर। तो अंदाजन 16 का एक मल्टीपल फैक्टर। अब देश के अंदर जब ये मांगा जाता है, देश के अंदर जब ये चाहत होती है कि चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विश्व स्तरीय हो, तो उसके लिए आपको सीमित जो है रिसोर्सेज, ठीक है, क्या आप उन सीमित रिसोर्सेज के अंदर इतनी बड़ी संख्या का कल्याण कर सकते हैं? और आगे भी अगर हम ऐसे बढ़ते रहे तो क्या इतने भूखंड के अंदर इन सभी को ठीक तरीके से रखना संभव होगा? क्या सीमित भूखंड के अंदर कंटामिनेशन डिजीजेस जैसे कोरोना आई थी या आई है अभी भी, क्या उसका प्रकोप बढ़ सकता है और उसको कैसे संभालेंगे? ये बड़े प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल। और ये तो पानी एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा, अनाज बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। संसाधनों को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर हमें क्या करना है वो सब बिल्कुल बात समझने योग्य है, लेकिन समझने योग्य ये भी है कि कैसे आखिरकार कुछ एक चीजों को फोकस किया जा रहा है। शकील अंसारी जी, देखिए, जनसंख्या कितना विस्फोटक हो चुका है और इससे कितना ज्यादा दबाव भारत पर या विश्व स्तर पर पड़ रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके के बयानात दिए जाते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या दिखाने की कोशिश, और खास तौर पर क्योंकि अब इलेक्शंस नजदीक हैं, उसको लेकर ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतवर्ष जो है एक समस्या है, इससे हम कोई इनकार नहीं करते, किसी भी कीमत पर नहीं इनकार करते हैं। हमें पहले से ही कंट्रोल करना और चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल तो हो नहीं पाया। अब देखिए, जो दशहरा के अवसर पर आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी बड़ी स्पीच करती है, वही साल भर उनकी अगली राजनीति होगी, उसमें उन्होंने जनसंख्या के संबंध में चिंता व्यक्त की। अगर केवल जनसंख्या वृद्धि के लिए वो चिंता व्यक्त कर तो सच्चाई होता, लगता देश की कर रहे हैं, लगता है देश की प्रगति के लिए कर रहे हैं जी। लेकिन उसके पीछे इनकी मंशा जो समझ में आ रही है और जो बयान में आ रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। अरे भाई, मुसलमानों की संख्या आपने खुद बताया और सभी गवर्नमेंट के संगठन सांख्यिकी विभाग बताते हैं
कि तुलनात्मक तरीके से मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि में अब कमी आई है। तो आप देश की जनसंख्या से चिंतित नहीं, मुसलमानों की जनसंख्या से चिंता बताकर आप बहुसंख्यक लोगों में एक भय का वातावरण बनाना चाहे। और ये देश भी गजब का है। ये देश इसलिए गजब का है कि इसमें गजब आरएसएस एक पार्टी है। पूरी दुनिया में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक डरते हैं, उनके प्रकोप से डरते हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा है कि वोट की ऐसी मशीन है कि जिसमें माइनॉरिटी को मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से डराने का प्रयास किया जाता है और वोट छाप ली जाती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझते हैं कि आरएसएस चीफ को इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। उनके छोटे लोग तो कभी करते हैं, वो तुलनात्मक तरीके से बयान भी दे देते हैं, कभी लगता है कि बड़े हताशी हो गए अल्पसंख्यक के मुसलमानों के, और फिर मेन इशू पर ऐसे आते हैं। तो ये एक ही चीज है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, कई राज्यों के चुनाव होंगे, इनका हर काम जो है चुनाव की दृष्टि से होता है और चुनाव में इनको वोट केवल सिर्फ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में संघर्ष कराने की नीतियों से मिलता है, जो आज तक इसके अलावा ही भारत के लिए कुछ नहीं कर सके हैं, वही ये कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ सपा की तरफ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से शकील साहब से पूछूंगा। ठीक है, कि विभाजन जो है इस देश का जिन बेसिस पे हुआ था वो आपको, मेरे को, शकील साहब को, सबको पता है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि उस समय हिंदुस्तान में एक जिस वर्ग विशेष से ये आते हैं उनकी क्या थी उस समय और आज कितनी है, सिर्फ इतना बता दें। बहुत सही सवाल आपने कहा। आप ही से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आजादी के वक्त इस देश की जनसंख्या कितनी थी, कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, कितने सिख थे, कितने ईसाई थे, कितने बौद्ध थे, कितने क्रिश्चियन थे, और आज कितने हैं, ये संख्या आप बता दीजिए। आप बताने की आपको जरूरत नहीं है, इसमें आपको जानकारी नहीं है। आप सरकार को जानकारी है, आप बताइए ना, का पढ़ लीजिए। अरे आप ठीक है, उसके लिए आंकड़े हैं। चलिए डॉक्टर अभिषेक से भी हम जरा प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए सबसे जवाब लेने की जरूरत है यहाँ पर। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति है और उस पर काम भी किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सही समय पर सही बयान आ रहे हैं और सही योजना भी बनाई जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि चुनावों के वक्त ये मुद्दा काफी ज्यादा इस बार रखा जा रहा है, चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए ही ये जो पूरा विषय है ये फोकस तरीके से, टारगेट प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, 4.5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया पूजा जी, तो इसलिए कुछ भी बता सकते हैं। ये जनता को मेन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, ये बरगलाने की किनकी साजिश है। अभी मोहन भागवत जी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे सबका डीएनए सेम है, और आज उन्होंने नया बयान दे दिया। मोहन भागवत जी ने क्या कहा, क्यों कहा, ये देश, समाज और विपक्ष से ज्यादा केंद्र और देश की सत्तारूढ़ भाजपा को समझना करना चाहिए। आखिर ऐसी जरूरत उन्हें क्यों आन पड़ी कि वो तब भी देश में पिछले 7-8 साल से जब मोदी की सरकार है इस तरह का बयान दे रहे हैं। सवाल चाहे वो किसी का हो या आतंकवाद का हो, युवाओं के पैसे ड्रग्स का सवाल का जवाब हो, मोदी सरकार को देना है ना ये जवाब, हमें नहीं देना ये जवाब। नोटबंदी यही की गई, आतंकियों की कमर टूट जाएगी, ये कहते नोटबंदी होगी, तो क्या आतंकियों की कमर टूट गई? पुलवामा क्यों हुआ था? ठीक है, उसी तरह आजादी जी के कोर्ट पर जब 9,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई तो जवाबदारी भी नहीं चेक हुई। किसी विपक्ष के नेता के घर में लाख में अगर 9,000 भी मिल जाते हैं तो ये अब तक उसे पाकिस्तान भेज चुके होते। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो जनसंख्या विस्फोट की बात बार बार सामने आ रही है उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। डॉक्टर अभिषेक ने भी एक मसला उठाया था कि अन्य भी कैसे मुद्दे हैं जहां पर नजर दौड़ानी चाहिए। इस वक्त भारत की स्थिति वहां पर बहुत खराब है, लेकिन उन सब विषयों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उन सब विषयों पर बातचीत नहीं की जा रही है। रमन मलिक जी, क्या जवाब? देखिए, विषय बहुत सारे हैं और इन विषयों के ऊपर बात करना अनिवार्य है।
संघ जो है वो एक सामाजिक संगठन है, वो कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता। ये अलग बात है कि कांग्रेस सेवा दल जो इन्होंने बनाया संघ का कॉपी करने के लिए, वो अलबत्ता कभी भी कोई काम इस प्रकार से नहीं कर पाया जो सामाजिक हो। वो सिर्फ राजनीतिक एक मुखौटा सा बन के रह गया। आज के विषय में जब हम बात करते हैं तो संघचालक जी ने, पूज्य मोहन भागवत जी ने बहुत सारे विषयों को बात करा है। उन्होंने जिस तरीके से कोरोना की पॉसिबिलिटी के लिए तीसरी वेव के लिए तैयार रहने को कहा है और जिस प्रकार से प्रशिक्षण करवाने की बात करी है, करने की बात करी है, उसमें क्या गलत? हाँ। वो उस प्रकार का काम कांग्रेस करके दिखाए ना। हाँ। वो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये जातिवाद में बंटवाने और लड़वाने की इनकी पुरानी आदत है। देश को बंटवाया, प्रधानमंत्री बने, देश के अंदर झगड़े कराए, सत्ता हासिल करी, देश के अंदर हमेशा चाहे वो 2002 हो तब भी इनकी सरकार थी, तब भी एक वर्ग विशेष ने 59 लोगों को जिंदा जला दिया था। 1965 में गुजरात में दंगे हुए थे, तब खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, वो आके उन्होंने रोना रोया था कि अलबत्ता मत करिए ऐसे काम, तब भी ये नहीं सुधरे। नल्ली राइट में भी नहीं सुधरे, आसाम में भी नहीं उन्होंने। ठीक है। ये एक इनका सत्ता गेन करने के लिए मार काट, कत्लो गारत, ये इनका एक नियम है। आज भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस प्रकार से जसपुर में छत्तीसगढ़ के अंदर घटना घटी या जो सिंगू बॉर्डर पे हुई, ये बहन भाई या ये सपा वाले जो अयोध्या के जनरल डायर की औलाद है अखिलेश यादव, ये नहीं जा पाए, ये लखीमपुर भाग सकते हैं। नहीं तो इसके लिए तो खुद दिल्ली से 2 कदम मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है। मुख्यमंत्री कह देते हैं कि भाई ये तो समझना होगा ना, वो उन्हीं राज्यों में जाएंगे जहां पर कांग्रेस की पार्टी नहीं है। ये तो खुद अशोक गहलोत ने कुछ ही समय पहले कहा था। बहरहाल उन विषयों पर अभी नहीं चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि जनसंख्या को लेकर जो बातें की जा रही हैं, कितना ग्रास रूट लेवल पर इसको लेकर काम किया जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर वंदना पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार वंदना पांडे जी, स्वागत कार्यक्रम में। और आज मोहन भागवत के जो बयान आए हैं उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जनसंख्या विस्फोट कैसे इस समस्या को हम सुलझाएंगे और कुछ खास विशेष वर्ग, विशेष समुदाय को ना जोड़ते हुए पूरे भारत में इस बात को कैसे हम सभी को अवगत करा पाएंगे, कैसे हम सभी को समझा पाएंगे, कम्युनल मुद्दा इसको ना बना के रखा जाए। बहुत ही अच्छे दिमाग का विषय आपने चुना है पूजा जी। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को, समस्त देशवासियों को आज के चैनल के माध्यम से विजयादशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। आज के एटीएन न्यूज को भी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की भी जन्मतिथि है, तो मैं आज उनको भी बहुत सादर नमन करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपने उद्बोधन में APJ अब्दुल कलाम को याद किया। विषय पर आती हूँ मैं। इस विषय के पूरे संबोधन को आदरणीय माननीय संचालक जी के मोहन भागवत जी के संबोधन को हमने भी सुना है, एक श्रोता के तौर पर सुना है, एक संघ के उससे जुड़ा और वजह से सुना है उसको। उन्होंने जिस शब्द को लेकर के इतना वितंडावाद खड़ा किया गया, उस शब्द को उन्होंने कहीं बोला नहीं। हाँ, उन्होंने जनसंख्या विस्फोट और बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की बात की जानी चाहिए। आप बताएं, क्या जनसंख्या नियंत्रण भारत में एक समस्या नहीं है? भौगोलिक परिस्थिति में भी ये समस्या है और आर्थिक दृष्टि से भी ये समस्या है। इसलिए वो उसके संतुलन की बात करते हैं। अब इस संतुलन में हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बात कहीं से बहुत कष्टकारक लगी है कि संतुलन में उनकी संख्या कम है, इसलिए ये कहा जा रहा है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आज माननीय मोहन भागवत जी ने ये भी कहा है कि सभी अपनी धर्म की श्रद्धा की अनुभूति को अनुभव करें, धर्म की आध्यात्मिकता को, धर्म की भावना को अनुभव करें और सभी लोग चाहे किसी भी समाज में सभी परिवारों से मिले जुड़े। ये अपने भाषण में उन्होंने कहा। जो व्यक्ति अपने संबोधन में अभी पिछले हफ्ते भी माननीय एक पुस्तक के विमोचक पर माननीय मोहन भागवत जी का संबोधन था, उसमें उन्होंने अशफाकुल्लाह खान जी को भी याद किया और भी
संविधान के मुख्य पूर्वभावों को याद किया है। तो इसलिए उन्होंने इससे कहा है कि भारत में आने वाला हर व्यक्ति है, और ऐसा हमारे संघ के पूर्वभावों ने भी कहा है कि सिंधु से लेकर और कन्याकुमारी का सिंध महासागर तक रहने वाला हर व्यक्ति जो भारत की संस्कृति में आबद्ध है और ताकत में जुड़ा हुआ है, वो हिंदू है और सब हमारे हैं। बिल्कुल, इससे इसीलिए डीएनए एक बता चुके हैं वो पहले कि सभी का डीएनए एक है। जी ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सबका डीएनए एक ही है निश्चित तौर पर। और उन्होंने मानवता की बात की है, उन्होंने अपने बृहत्तर भारत की कल्पना को साकार करने का संकल्प किया। इसमें क्या गलत है? और क्या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या नहीं है? मैं अभी आपके चैनल पर आने से पहले सुन रही थी, एक हमारे काबिल वक्ता ये कह रहे थे कि जनसंख्या विस्फोट की दर में कमी आई है। अच्छी बात है, कमी आई है, तो क्या हमको इसके नियंत्रण अच्छा चाहिए कि दोबारा जनसंख्या बढ़ जाए या इसके निवारण के उपाय किए जाने चाहिए? शकील अंसारी जी, क्या आपको लग रहा है कि जो बातें कही जा रही हैं या फिर इससे कितना असर पड़ने वाला है समाज पर, सोसाइटी पर? क्योंकि देखिए आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं और आंकड़े के मुताबिक लोग जागरूक भी हो रहे हैं, इसको लेकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन क्या इस मुद्दे को ज्यादा भुनाने की कोशिश में है या फिर चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए बार बार इस विषय को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सिर्फ केवल और केवल मैंने पहले ही कहा, ये चुनावी मुद्दा है इनका। ये भारत के प्रति वफादार लोग तो हैं ही नहीं है। अब इनको कब किसने जनसंख्या रोकने के प्रयास करने में किसने रोका, ये तो इसका जवाब ये नहीं देंगे। भाई साहब, आप अपना बोलिएगा। रमन साहब, हम बीच में नहीं बोलते हैं, आपके बीच में भी नहीं बोलेंगे, पूरी बात आपकी आप मत बोले, लेकिन ये जो गलत आप बोलेंगे तो आप अकेले डिबेट कर लीजिए, हम आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे। एक एक करके आप डिबेट कर लीजिए, मैं आपके साथ नहीं करूंगा, आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए कि आप जब यहाँ टॉलरेंस आपको नहीं है तो देश में क्या टॉलरेंस? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। हम चाहते हैं कि आप खास पैनल है, आपकी कमी है, और यही आरएसएस प्रमुख आपको समझा रहे हैं कि टॉलरेंस की कमी रखो, अल्पसंख्यक को दाबो, और आप वही कर रहे हैं। यहाँ टीवी एक चैनल पर आप सुनने को तैयार नहीं है, तो देश में अल्पसंख्यक समुदाय का आप अपना वक्त अपने वक्त में बोलिए, जितना बोलना है 2 बार बोलिए, 4 बार बोलिए। नेहा अगर पूजा बोलती है तो आप बोलिए, आप मेरे टाइम में आकर डिस्टर्ब कीजिए। तो अब हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हम बीच बीच में इंटरप्ट करें। नहीं है तो बनवास में चाहिए। आपके कहने पर चला टॉपिक को लेकर आप डिस्कशन कीजिए। देखिए, क्या विषय इतना महत्वपूर्ण है, आप कलेक्टिव इस पर बातचीत की जाएगी, चर्चा सार्थक तौर पर की जाएगी, तभी उसका जो ये बोल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा, इतना गंदी बात बोला, जनरल डायर के औलाद कहा, सपा और लोगों को कहा। अरे जनरल डायर की तो औलाद तुम लोग हो, आरएसएस वाले हो, बीजेपी वाले हो, संघ परिवार वाले हो, जो पूरे चुनाव में आजादी के मूवमेंट में कहीं नहीं थे। तुम माफी मांगने वाले लोग हैं, जनरल डायर के साथ रहने वाले लोग हो। तुमने से क्या काली टोपी पहन के आज क्या हो जाएगा तुमको? ऐसे थोड़ी जनरल डायर के साथ रहने वाले आप ये चलिए ठीक है। देखिए, ऐसे डिस्कशन नहीं होगा। शकील जी, महत्वपूर्ण विषय मुझे आप मत कहिए, मैं अभी छोड़ने को आपका तैयार हूँ। जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको बोलिए, आप पूजा ऐसे डिबेट नहीं करा सकते। ठीक है, क्या आप बोलिए उसी को, आरएसएस की थ्योरी के मुताबिक के मारेंगे भी उसी को। रमन जी सुन लीजिए, रमन जी आपको भी मौका दिया है। रमन जी सुन लीजिए, जवाब तो लेना होगा। रमन को बोलिए। देखिए, एक एक करके सर, मैं एक एक करके मैं चाहती हूँ, आप ऐसे सार्थक जो है डिस्कशन नहीं हो पाएगा। पैनल में आप लोग बैठे उसको कहिए ना, पैनल में आप लोग बैठे हैं, शांति के साथ और सार्थक संवाद कीजिए, ताकि कुछ निष्कर्ष कलेक्टिव यहाँ पर बात निकल कर सामने आए। अनारगल बातों से कुछ नहीं होगा, विषय पर बात करते हैं। बात पूरी कीजिए शकील जी। आपको लग रहा है कि यहाँ पर कदम उठाने की जरूरत है? आप भी इस बात से मानते हैं, आप भी इस बात को कि हाँ, जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या इस वक्त भारत के लिए आन खड़ी है, निपटना हम सबको मिलकर ही है। मैंने पहले कहा ये समस्या है, इसका निदान करना होगा, लेकिन आरएसएस और बीजेपी इसके लिए सीरियस नहीं है। इसलिए कि जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या एजुकेशन, आप देखिए एजुकेटेड सोसाइटी
चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, एजुकेटेड सोसाइटी में देखिए जनसंख्या नियंत्रण में है। यहाँ एजुकेशन की कमी है, वहां जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है, चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो, चाहे वो मुसलमान सोसाइटी। तो सिंसियरली इस बात का डिबेट करना चाहिए कि लार्ज स्केल में हम लोग एजुकेशन का प्रमोट करें, एजुकेशन को बढ़ाएं, गांव-गांव तक ले जाएं, तो एक बड़े पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण अपने होगी। अब उसके लिए आपको जो कानून लाना है नहीं लाना है वो डिबेट कीजिए। उन्होंने कहा है कि बातचीत कीजिए, बात कीजिए। आपको बहुत सारे कानून ला रहे हैं, आपको जनता ने आपको अधिकार भी दिया है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी दी है, आप लाइए विचार विमर्श करके। लेकिन आप हिटलरवाद हैं, आप लाएंगे नहीं, इसलिए कि आप डिबेट नहीं कर सकते हैं, आप विपक्ष के साथ बात नहीं करेंगे, आप हिटलरवादी समस्या से हल करना है। और ये मसला भी उस तरह नहीं है। आप तो चुनाव के लिए आपको याद आ गया यूपी चुनाव। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं परिपाटी के, वो उसको लेकर क्या कर रहे हैं। खास पैनल मेरे साथ लगातार मौजूद है, चर्चा जो इस बात को लेकर कर रहा है। सीधे सपा प्रवक्ता के पास हम यहाँ पर चलते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इस मुद्दे को सिर्फ चुनावों तक सीमित रखा जाएगा या इसके बाद भी इस पर निर्णय डॉक्टर अभिषेक किया जाएगा, कुछ फोकस रहेगा? क्योंकि खुद यूपी में तो इसको लेकर काफी अलर्ट देखा है, लोगों के सुझाव तक मांगे गए हैं और काफी ज्यादा लोगों ने इसमें समर्थन भी दिया है अपना। पूजा जी, बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो मैं अभी रमन मलिक जी को साथ को सुन रहा था। रमन मलिक जी ने एक कहते ना जनरल डायर वाली बात करी। जनरल डायर कौन है? ये पूरे प्रदेश, पूरा देश भी नहीं, पूरा विश्व जानता है। ये किसानों की 10 महीने से मांग नहीं सुन रहे हैं। महंगाई आज आसमान सुन रही थी, जो 2014 में डायन थी और आज इनकी बुआ बन के बैठी है इनके बगल में, उसमें ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने किसानों के ऊपर, इनके माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने, इनके बेटे ने गाड़ी चलवा दी किसानों के ऊपर। तो डायर कौन है वो सबको पता है, कौन किसका मुखबिर था सबको पता है। तो ये बताने का किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो अपने शब्दों को कहाँ चेंज करना चाहिए, ऐसा ना हो एक उंगली किसी तरफ दिखा रहे हो, 3 उंगली आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, ये बात जो है जनसंख्या कंट्रोल की, अभी मैं शकील साहब को सुन रहा था, उसकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए, जब तक लिटरेसी नहीं बढ़ेगी, TFR टोटल प्रजनन रेट जो होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, वो कम नहीं होगा। ठीक है। केरला उसमें आदर्श है। आप देखें ना, उत्तर प्रदेश में आज के डेट में 2.7 जो है वो तो TFR है और सरकार ने उसका लक्ष्य लगा रखा है 2.1 में, जो अभी ये पॉपुलेशन बिल ला रहे थे तो उसमें 2.1 रखा है। अब केरला में क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट 96.5% है, तो उनका TFR 1.8 है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2.1 को टाटा किया, उससे भी कम है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करो, महिला लिटरेसी की बात करो, ठीक है, तो ये उसकी बात नहीं करेंगे। ये महिलाओं के सारी खींचेंगे, जैसे लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना। तो इनके अंदर कहते ना, ये सिर्फ जुमले नाम में एक नया सब्जेक्ट इन लोगों ने निकाला है, जुमले देने का। तो ये उसमें माहिर है, ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। चीज निद्रा में सो रहे थे। ठीक है। चुनाव के आचार संहिता लगने के 90 दिन बचे हुए हैं, तो इनके पास बहुत छटपटाहट है। पंचायत चुनाव इनको दिखा दे, जमीन खिसक रही है इनकी। इनके 100 से ज्यादा विधायक दूसरी पार्टी में जाने को तैयार है। चलिए ठीक है, चुनावी मुद्दा। कहते हैं ना, इनके अंदर आपके अध्यक्ष ने ये बोला था, सुनिए आपके अध्यक्ष ने ये बोला था। मैं आपकी बात सुनूंगा रमन जी, प्लीज। आप बड़े हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता है, हम आपकी बात सुनेंगे रमन जी, हमें नहीं, बीच में बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर अभिषेक जी, बोलिए। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इनके पास मुद्दे नहीं है जनता के बीच में जाने के। मैं रमन भाई से पूछता हूँ, बड़े प्रमुख प्रवक्ता हैं, 5 काम ऐसे गिना दे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया उत्तर प्रदेश में, उसका उद्घाटन किया हो। नहीं गिना पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश महंगाई में नंबर 1 है, बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद ही पावर प्राइसिस है, कोयलों का भुगतान नहीं किया। मैं 5 काम गिना देता हूँ। रमन भाई सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है, नवरात्रि और दशहरा भाई शाम 6 से सवेरे 7 तक बिजली नहीं काटना। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। किसानों की हालत आपने देख ली, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट में कम से
गड़बड़ी करी, तब इनको समझ में आया कि नहीं साहब कुछ तो गड़बड़ है। चलिए ठीक है, ठीक है, परेशानी है, महिलाएं निकलने लग गई आपको। चलिए डॉक्टर, ठीक है सर, डॉक्टर अभिषेक फिर आऊंगी मैं। नंबर 1 हो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, NCR आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रोफेसर वंदना पांडे जी, प्रोफेसर वंदना पांडे जी, अरे रमन भाई देखिए सच तो सुन लीजिए, सच पे हिम्मत आ गई है, दुनिया जानती है, जनता जानती है, आपको आईना दिखाएंगे, पंचायत चुनाव में दिखाया था। ठीक है, चलिए विषय पर आते हैं, अपने विषय पर लौटते हैं। डॉक्टर वंदना जी, आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका और लोगों में एक पैठ, तो क्या इसको लेकर कर रही है? क्योंकि सिर्फ कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसको लेकर कुछ करना पड़ेगा, ग्रासरूट लेवल पर, धरातल पर उतरकर इस पर कुछ करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिल पाएगी। क्या इसको लेकर आगे रणनीति और क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है? देखिए, रणनीति की तो कोई बात नहीं है, विकराल समस्या है और इसके लिए सरकार को ही सघन प्रयास करना होगा। सरकार की इसके लिए जो भी कानूनी विधेयक लाइए या जो भी इसके लिए योजनाएं बनाइए, अभियान चलाइए, इसके लिए करना होगा प्रयास। क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र तो उतना ही है, भौगोलिक क्षेत्र तो बढ़ नहीं रहा है। उस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या तो प्रतिवर्ष प्रतिशत 25 बढ़ ही रही है, तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जिसका जीवन इस राष्ट्र में है, उसके लिए रोजगार, उसके लिए आवास, उसके लिए रोजी रोटी, ये सभी समस्याओं को सोचने का कार्य है। लेकिन वर्तमान नागरिक हम लोगों को भी सोचना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आरएसएस को गाली देना आजकल फैशन हो गया है। अब शब्द कहिए, ये आपके संस्कार भड़कते हैं कि आप किसी के लिए किसी को अनुशब्द बोल सकते हैं और आपको कैसे कैसे आप शब्द सिखाए गए। आपके संस्कार हो, आपको मुबारक हो, हम इसके लिए नहीं कहेंगे। तीसरी बात, आपने महिलाओं पर अत्याचार की बात उठाई है, तो अगर यह सरकार पर आप दोष बढ़ते हैं तो पीछे की सरकारों के लिए डायमंड साफ नहीं है। और यही अखिलेश जी की सरकार थी ना, जहाँ पर बुलंदशहर या आगे के पूरे परिवार को इस तरह से महिलाओं के साथ कितना दुराचार हुआ था, तब से साथियों सामने बंद होना चाहिए। कैसी की सरकार है, महिलाएं अत्याचार के लिए नहीं बनी है, लेकिन यही लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं का रेप कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई है। ऐसे लोग अपने संस्कार, अपनी विरासत पर जाते हैं और कोई भी सरकार को यह हक नहीं है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल दे। रही बात जनसंख्या पर बात करने की, जनसंख्या एक विकराल समस्या है, पूरा विश्व इस बात पर देख रहा है। भारत की चाइना के बाद दूसरी है, इसका चिंतन किया जाना चाहिए। चुनाव तो प्रतिवर्ष भारत में है। जब सरकार, जब ये बात कही गई कि एक साथ चुनाव करा लेते हैं, तो कई राजनीतिक दलों के पेट में दर्द हो गया, तो इधर भी नहीं चलने देना, उधर भी नहीं चलने देना। पूरे वर्ष भारत में चुनाव होते रहते हैं, तो क्या राष्ट्रीय समस्याओं की बात की जाएगी? की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। और इसीलिए खास चर्चा का विषय यही रखा गया है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि देखिए हर एक विषय पर चर्चा की जाएगी और जो इस वक्त बड़ी समस्या है उसको लेकर हमें चिंतन मंथन करना ही होगा। रमन जी, क्या सरकार पर, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि देखिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कदम तो उठाने पड़ेंगे और सरकार के कदम के साथ ही जो चीजें हैं वो आगे ठीक होती चली जाएंगी, चीजों को लेकर समाधान निकलेगा, समस्या का समाधान निकलेगा। क्या कुछ अब सरकार के पास इसको लेकर एजेंडा है? सरकार क्या करने वाली है आने वाले दिनों में? किस तरीके से जो आंकड़े आप दिखाते हैं उन आंकड़ों को कैसे कंट्रोल में किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर सरकार इस प्रकार से ना काम करती कि देश का उत्थान हो, तो 32-35 करोड़ जनधन अकाउंट नहीं खुलते, जिसके अंदर लगभग 60,000 करोड़ रुपए से पैसा देश की जनता ना जमा कराती, और वो जनता जिनको बैंकिंग से मरहूम रखा गया। पक्के मकान ना बनते लाखों की संख्या में, भावांतर भरपाई ना मिलती, इंश्योरेंस ना मिलती किसान को जनधन निधि ना मिलती, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ना मिलती, 5 लाख रुपए का बीमा ना मिलता। ये सारे काम करे गए। पानी पीने के पानी का बात हो या जिस प्रकार से गंगा नदी को साफ करा जा रहा है, जिस प्रकार से उद्योग लाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी। आज आप मेरे को ये बताइए कि जो ये सारे के सारे विषय हैं और हर इतने सारे मेडिकल कॉलेज हुए या जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई है, ये सारा ऐसी हवा हवाई है। ठीक है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं साहब। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ
कि कब्जा करी हुई आजम खान की जमीन जो है उसे हटा दिया गया। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जो बीमार बेचारे पड़े हुए थे पंजाब में, उन्हें चलता फिरता यूपी में करा दिया गया। इसकी मांग करना चाहता हूँ। हम विपक्ष में हैं, जनता की बात उठाते हैं, हम आपसे मांग करते हैं, आप जो है माफियाओं की टॉप 10 लिस्ट यूपी की निकाल दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन किस दल में, एकदम दूध का दूध और पानी हो जाएगा। बड़ी बड़ी कितने आप लोग जेलों में भेजते हो और जिनको एमएलसी से लेके क्या क्या पद दे रखे हैं सबको पता, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती। दूसरी बात, आपका हाई कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जंगल राज चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर की घटना में तो संज्ञान नहीं लिया होता तो उसमें भी लीपापोती करते लोग। सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी थी आपके ऊपर कि 302 के मुलजिम के हर मुलजिम के साथ क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा ही व्यवहार होता है कि जिसके ऊपर 302 का मुकदमा वो घर पे बैठ के बैठे और उसको सम्मान भेजा जाए, साहब आ जाओ, थाली में परोस के आपसे सवाल पूछेंगे। साहब, राजा के लिए अलग कानून और प्रजा के लिए अलग कानून। देश की जनता सब समझती है, आपके झूठ और जुमलों को सब समझती है। कितने आप लोग झूठ के धुले हो, सब समझ में आ रही है बात। और जनता ने आपको जवाब दिया, करारा जवाब। अरे अभिषेक जी, सारी बातों की एक बात करता हूँ, सारी बातों की एक बात कंप्लीट नहीं, अभी आप सुनिए, अभी आप सुनिए। आपके अखिलेश यादव ने एक बात बोली, आपने 430 एक में चलिए ठीक है, सुनिए ना, 430 सर एक एक करके मैं बोलता हूँ 400 को छोड़िए, 300 ला दीजिएगा तो मैं छोड़ दूंगा। सुनिए तो, और नहीं तो आप छोड़ देना, फासला अपने रेंज को ले जाना, मत बोलने की। चलिए ठीक है। 5 काम गिना दो ना रमन जी। अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए बाकियों से भी मुझे संवाद करना है। देखिए आप विषय पर बात कीजिए। वंदना जी अरे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों भाग रहे हो भाई? ठीक है, 1 मिनट रमन जी, 1 मिनट रमन जी, 1 मिनट। ऐसे किसी की बात नहीं समझ आ पाएगी सर, किसी की बात नहीं समझ आ रही है। एक एक करके आप बोलेंगे तो समझ भी आएगा, दूसरे को मौका भी दिया जाएगा। ठीक है जी, आपको मौका दिया गया डॉक्टर अभिषेक जी, आपको मौका दिया गया बोलने का। आपने अपने विषय पर बात भी रखी है। पूनम जी बोलिए। जी मैम, आपकी आवाज नहीं है। वंदना जी माफी चाहेंगे। वंदना जी, क्या आप कह रही थी और जिस तरीके से, हाँ जी जी ठीक है, बोलिए, आप बात कंप्लीट कीजिए। पूजा जी, मैं शकील भाई के इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि शिक्षा बहुत बड़ा इसका विकल्प है, जो जनसंख्या नियंत्रण को बहुत कुछ रोक सकता है। हाँ। ये जरूरत है। ये भी सच्चाई है कि मुस्लिम समाज में अभी शिक्षा का स्तर परिपूर्ण नहीं हुआ है। जो मुस्लिम भाई शिक्षित है उन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई यहाँ मुस्लिम समुदाय से गैरमनस्यता करना कभी हमारा न तो लक्ष्य न उद्देश्य, वो हमारे हिस्से है। हम कभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते भारत की इसके बिना। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन शिक्षा की बात शकील भाई ने बहुत सही उठाई है कि शिक्षा की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से गया, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, बंगाल भी चौथे नंबर पर, जहाँ पर मुस्लिम घनी आबादी है, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में अशिक्षा है, जहाँ पर शिक्षा करने से उसकी बहुत सारी जो क्रांतियां है लेकर के उस पर नियंत्रण रहेगा। ये राष्ट्रीय की बात है, ये किसी दल की बात नहीं है, बिल्कुल भारत के समग्र संतुलन की बात। जी शकील जी, देखिए, हमको लग रहा है ये लास्ट होगा पूजा जी। तो सबसे पहले तो हम पूजा जी आपको और रमन भाई को, मिसेस पांडे को, अभिषेक जी को और इसके माध्यम से देशवासियों को दशहरा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। एक बात। अब दूसरी, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की। आप सोशल वर्कर हैं, हम आपको नंबर अपना देते हैं। आप बताइए मुस्लिम समाज में कहाँ अवेयरनेस के लिए जाना चाहती हैं, हम आपको साथ लेके चलते हैं। और हम भी अवेयरनेस बनाना चाहते हैं, हम जरूर बनाएंगे, ताकि ये जो विरोधी जो है ना, वो देश हित में नहीं है, ये हम भी मानते हैं। अब दूसरी बात ये है, 2 बात कह के हम खत्म कर रहे हैं अपनी बात।
फिर रमन जी को बोलिएगा, वो उंगली उठा रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि जब आप लोगों का सिक्का, तो यूपी के लिए एक नीति आपने बनाई, तो ये राज्य स्तर की एक नीति है। ये नीति राज्यों में कई जगह लागू है, जैसे बिहार में पहले ही ये कानून पास है, हाँ। और भी कई जगह पास है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा तो नियंत्रण नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें राष्ट्रीय तौर पे योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर हमारे रमन भाई पार्टी में अगर इतने दमदार लीडर हैं, जब हम लोगों के ऊपर लगातार उंगली उठाते हैं, तो पार्टी को बताएं कि राष्ट्रीय योजना बनाए इसके लिए, ताकि हम ये वृद्धि को रोक सकें। अब तीसरी बात और आखिरी बात है, और चूंकि इसके बाद वो बोलेंगे तो जितना बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने अभी हमको कहा कि आपकी उम्र बढ़ गई है तो रिटायर हो जाइए, तो ठीक है, हम रिटायर होने के लिए मैंने कहा भी कि मैं तैयार हूं, रिटायर ही। अरे हम तो रिटायर ही हैं, कोई हमें सरकारी पद पर तो है नहीं, हमें कहीं नहीं, हम तो संघर्ष और जनता की बातों को कर रहे हैं। लेकिन जब अडवाणी जी को जिस आयु का बताकर रिटायर किया गया, इनमें है हिम्मत कि कहें मोदी जी अब उसकी आपकी उम्र भी उतनी हो गई, आप हो जाइए रिटायर। ठीक है, अगर ये हो जाए तब बोलिए, वरना सबको रिटायर मत कराइए, कहनी और करनी में फर्क मत कीजिए। चलिए, पर्सनल इस तरीके के कमेंट्स नहीं, बिल्कुल पर्सनल कमेंट्स नहीं, के लोगों को हम चाहते हैं रिटायर कराना आपका ड्यूटी नहीं है। जिस विषय पर है रमन जी, अब मुझे सीधे से कंक्लूजन की बात बताइए, सरकार क्या कदम उठाने वाली है इसको लेकर? मैं जब वो 84 साल के 85 साल के भी थे, तब भी यात्रा पे गए थे, तब भी मैं उनके साथ था, और मैं उनके साथ 6 यात्राएं कर चुका हूँ। तो मेरे को पता है कि अडवाणी जी और नरेंद्र भाई का क्या रिश्ता है, ये आपके ख्याल से अलग होगा, ये अलग विषय, पूरे देश को पता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर उनके आंसू भी हमें देखते हैं कि आज मैं दुशहरे नजर आता होगा। शकील साहब, मैं दुशहरे की, विजयदशमी की खुशियां नहीं बांट सकता, क्योंकि जो आज मेरे देश में हुआ है, जिस प्रकार की लिंचिंग हुई है, वो खुशी के माहौल नहीं दिखा सकती। जिस दिन सुबह आपको ऐसी खबर दिखे, ऐसे वीडियो दिखे, उसके बाद आप खुशी नहीं मना सकते। कम होता है कि ऐसी सोच को समर्थन देने वाले बहुत अपने आप को साम्यवादी, बहुत अपने आप को उदारवादी मानते हैं। ये जो लेफ्ट लिबरल सेंट्रलिस्ट लॉबी है, आज मैं पूछना चाहूंगा कि इनकी गैरत कहाँ मर गई, लेकिन खैर वो एक और विषय है। लेकिन जो अभी अभिषेक जी कह रहे थे, मैं उनसे सवाल और डायरेक्ट सवाल करता हूँ और सीधा जवाब सुनना चाहूंगा अगर दे पाए। 400 सीटों का क्लेम अभिषेक जी ने करा, अखिलेश जी ने। मैं आज अभिषेक जी से ये पूछता हूँ कि अगर 400 छोड़िए 300 सीटें भी आती हैं, तो क्या वो राजनीति को संन्यास लेंगे वो और अभिषेक जी? देखिए, इनको संन्यास पर बड़ा चिंता है। देखिए, समय नहीं है, मैं नहीं चाहती कि समय को गवाया जाए। जी फटाफट से सर, अभिषेक जी बहुत जल्दी। 10 सेकेंड पूजा जी, 10 सेकेंड। जी बोलिए। रमन भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि भाजपा का ऐसा कारनामा है कि 400 सीटें बोली थी उन्होंने, आप सीधे हाँ या ना बोलिए। सुन लीजिए रमन जी, बार 400 सीटें उन्होंने बोली थी, हाँ या ना बोलिए। पर्सनल नंबर पे भेज दूंगा। इधर उधर की ना बात कर, ये बता 400 सीटें कहाँ गई? ये शेर है। आपको बंगाल में 250 से प्लस थे, क्या हुआ भाई? हम तो दिखा सकते हैं क्या हुआ, स्थिति छोड़ दी, हमने तो दिखा दिया क्या हुआ। 2 सीटों में 73 आ गए और 73 के साथ 130 सीटें ऐसी जहाँ पे 2015 हमने तो दिखा दिया करके, आप बताइए। चलिए ठीक है, वो बताओ। चलिए विषय से नहीं हमें भटकना है, विषय से नहीं हमें भटकना है। चर्चा चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और बहुत शुक्रिया आप खास पैनल मेरे साथ मौजूद रहा। चर्चा का सार्थक समाधान निकालने की कोशिश भी हमने लोकतंत्र के माध्यम से आज की। फिलहाल की आज खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।